हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि एकदम मस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। दोस्तों आज फिर हम एक नया सेशन लेके आए हैं क्लास 12 से। बहुत ही मस्त सेशन रहने वाला है दोस्तों आज का। और उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर ये सेशन आप लोग अटेंड कर रहे हैं या आज भी करोगे तो डेफिनेटली लिख के देता हूँ 4 से 5 नंबर आपके पक्के हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 नंबर बिल्कुल एकदम सॉलिड वाले हैं दोस्तों। चैलेंज करता हूँ अगर यहाँ से ना आया तो जब बताना सर, ये तब बताना कि हाँ सर आपने कहा था और नहीं आया। तो चैलेंज के साथ पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम फिर से नया टॉपिक अपना, जो कि आज से फिर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सेशन आज का हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? जैसे हमारे लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन 15 तक हो चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर क्या लेके आए हैं? 16 क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। ये हाँ दोस्तों 16 क्वेश्चन। अब बात करेंगे 16 क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है, वीडियो को हमारे लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए देखिए, तभी आपको क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा किस किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इनके पीछे कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके, इसका बेनिफिट ले सके दोस्तों। तो बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है कि क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, येट it is ortho and para directive in electrophilic aromatic substitution reaction why? रीजन क्या है इसके पीछे? बिल्कुल सिंपल सा रीजन है, बिल्कुल दोस्तों एक लाइन का इसका पीछे रीजन है। क्या है रीजन? हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमें ऑलरेडी पता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? सॉरी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो होंगे जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां थी वहां से इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं। ओके, जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब जो किसी पोजीशन है, पर्टिकुलर पोजीशन, उस पर इलेक्ट्रॉन देंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो वही बात है कि Cl ग्रुप को क्या माना जाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माना जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो उसके बावजूद भी ये इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव क्यों है? जब इलेक्ट्रॉन को खींचता है वहां से ले रहा, फिर भी क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन CHLORINE, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करता, क्लोरीन has a electron withdrawing group by inductive effect। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, खींचता है, तो वो किसकी वजह से खींचता है? इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से खींचता है। एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस। देखो दोस्तों, क्लोरीन का दोनों काम होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है किसकी वजह से? इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। इंडक्टिव इफेक्ट तो मानते हो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाना, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो शिफ्ट क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो Cl जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, खींचता है, वो किसकी वजह से होता है? इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से है। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वो किसकी वजह से करता है? रेजोनेंस की वजह से। और दोस्तों बस यही रीजन है, दैट इज वाई हमने कहा गया क्या? इलेक्ट्रॉन जो रिलीज कर रहा है तो वो क्या करता है? क्यों? इसी वजह से क्या होगा कि क्लोरीन है वो क्या होता है?
ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है। सिंपल सा देखेंगे कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और रिलीज इलेक्ट्रॉन जो करता है वो किसकी वजह से करता है, रेजोनेंस की वजह से। तो इसी दो गुण की वजह से, इन्हीं दो प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जी हाँ दोस्तों, हो गया होगा दोस्तों। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि वीडियो को रोज कर भी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है दोस्तों, ले सकते हो आसानी के साथ। ओके हाँ। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 17 है, CH2Cl2 हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट y। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, इसके पीछे क्या रीजन है? एक इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। कि कब होगा? जब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। जब एक दूसरे को कैंसिल नहीं करें, अगर कैंसिल करेंगे तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। ओके, हमें पता है कि बिकॉज अगर हम बात कहेंगे, क्योंकि CH2Cl2 HH एंड Cl एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? HH और Cl एटम्स है, दो तरीके के एटम्स हैं, H और Cl, C से जुड़े हुए हैं। ओके, समझ आया? अब ये क्या काम करेंगे, दोनों ये अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग होंगे तो क्या नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। विच डू नॉट कैंसिल ईच अदर एंड द बॉन्ड एंगल जब एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो बॉन्ड एंगल भी 180 नहीं होगा। एंड द बॉन्ड एंगल नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल भी नहीं होगा। जब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री नहीं होगा तो उस कंडीशन में इसकी ज्योमेट्री लीनियर भी नहीं होगी। हेंस एंड द ज्योमेट्री is also not linear। सिंपल सी बात हो गई दोस्तों। क्या? CH2Cl2 का डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होता है, वो इसलिए कि HH और Cl एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। चारों Cl होते, जैसे आ गया CCl4, चारों सेम है तो चारों क्या कर देंगे, ये Cl चारों के चारों क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और इनका डाइपोल मोमेंट कितना आ जाता है, 0। तो इसकी ज्योमेट्री 180 हो जाती है। और क्या हो जाता है, ये CCl4 अगर ज्योमेट्री 180 होगी तो ये क्या आ जाता है, लीनियर आ जाएगा। बट जिसमें ऐसा कंडीशन नहीं होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, CH2Cl2 है। जैसे इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए हाईएस्ट है क्योंकि ये HH और Cl एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। जब कैंसिल नहीं करेंगे तो बॉन्ड एंगल भी 180 के इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं होगा 180 के तो ज्योमेट्री भी लीनियर नहीं होगी। और दोस्तों इसी के पीछे यही रीजन होता है कि एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे और क्या होगा, बॉन्ड एंगल 180 नहीं होगा, लीनियर ज्योमेट्री भी नहीं होगी। इस वजह से इसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होता है और हाईएस्ट मोमेंट बढ़ जाता है, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट हो जाता है, डाइपोल मोमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों एकदम मस्त होके पढ़िएगा, एकदम मस्त होके। दोस्तों सबके साथ चलोगे तो भीड़ गिने जाओगे, भीड़ में गिने जाओगे। सबके साथ चलोगे तो भीड़ में गिने जाओगे और अलग हटके चलोगे तो कुछ नाम कमाओगे। तो दोस्तों इसी हौसले के साथ आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है दोस्तों। ओके, रुकना नहीं है, क्योंकि हमें रुकना नहीं है, तेज नहीं चल सकते, धीरे धीरे चलो, बट चलना जरूर है दोस्तों। क्योंकि अगर हम रुक गए तो हम रुके ही रह जाएंगे। तभी कहता हूं दोस्तों कंटिन्यू रखो, 10 टॉपिक ना करो, 2 टॉपिक करो, बट करो बिल्कुल मस्त तरीके से। तो 18 क्वेश्चन आता है हमारा। क्या कि क्वेश्चन फिर ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ
alkyl halides, treatment of alkyl halides with aqueous KOH gives alcohols, but with alcoholic KOH gives what? Alkene as a major product. Why? As a major product. Why? रीजन क्या है दोस्तों इसके पीछे? हमने कहा गया कि ये बोलते हैं कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम किसका? कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लिया हमने, RX है, ओके, RX है एल्काइल हैलाइड, यस, KOH के साथ करिए, डेफिनेटली, श्योर सर, सही है। RX है कोई भी और ये रिएक्ट कर रहा है एक्वस KOH के साथ, तो दोस्तों यहां पर हमारा अल्कोहल बनता है। बट अगर हम RX की रिएक्शन किसके साथ कर दें? अल्कोहलिक KOH के साथ कर दें, तो यहां पर अल्कोहल नहीं, क्या बनता है हमारा? एल्कीन बनता है। ऐसा क्यों है? रीजन, ये क्वेश्चन आता है, रीजन क्या है इसके पीछे? तो सिंपल सा रीजन है दोस्तों, ज्यादा टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, एकदम मस्त होके देखना है क्वेश्चन कि फर्स्ट केस ये है और सेकंड केस ये है। तो पहले हम सेकंड केस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये क्या है? अल्कोहलिक KOH होता है, सारा क्रियाक्रम जो भी करा धरा है वो इसका है, इसका नहीं है, इसका है सारा करा धरा, ओके। हाँ, तो अल्कोहलिक KOH अगर होगा, KOH अगर अल्कोहलिक है ये, तो ये क्या काम करेगा? KO- बनाएगा और H+ बनाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, KO और H+ बनाएगा, तो हम कहेंगे ये क्या बना रहा है? एल्कोक्साइड बना रहा है, एल्कोक्साइड आयन बना रहा है। क्या बना रहा है? एल्कोक्साइड आयन बना रहा है। और हमें पता है कि एल्कोक्साइड आयन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ क्या भी होता है? न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ क्या भी होता है? स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, ध्यान रखो दोस्तों। अल्कोहलिक KOH क्या बनाता है? एल्कोक्साइड आयन बनाता है, और एल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। और जब ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा तो यहाँ क्या काम करेगा? ध्यान रखना दोस्तों कि ये एक काम करता है कि एलिमिनेशन का काम करता है। किसका काम करता है? एलिमिनेशन। और किसको एलिमिनेट करेगा? HX को एलिमिनेट करेगा। किसको एलिमिनेट करेगा? HX को। HX को एलिमिनेट करके हमारा क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा। क्या बना देगा? एल्कीन। देखो फिर से, अगर हम रिएक्शन यहाँ पर लिखते हैं, इसकी पूरी रिएक्शन अगर हम यहाँ लिखेंगे तो दोस्तों देखते हैं क्या कि इसको लिख दिया CH3CH2X लिख दिया। रिएक्शन हो गई अल्कोहलिक KOH के साथ। ये अल्काइल हैलाइड है, जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा तो H यहां से जाएगा और X हमारा यहां से जाएगा, ओके। अगर हम बात कहें यहां से H चला गया तो क्या बच गया? CH2 बच गया, और यहां से X गया तो यहां भी क्या हो गया? CH2 हो गया। तो ये डबल बॉन्ड से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, और यही हमारा क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाएगा? एल्कीन, क्योंकि ये एल्कोक्साइड का काम करेगा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी है। जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पर क्या काम करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन का काम करेगा, एलिमिनेशन का। और हम दूसरा क्या कहेंगे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का काम, वो रिएक्शन होती है। ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ये होगी, हेलोजन यहाँ से जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, तो दोनों यहाँ से H और X निकल जाता है, और हमारा क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक्वस KOH, यहाँ लिख देता हूँ, एक्वस जो KOH होगा, एक्वस, तो वो क्या काम करेगा? वो K+ and OH- बनाएगा। क्या बनाएगा? OH-। क्या बनाएगा? OH-। और OH यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और हम ये रिएक्शन पढ़ ही चुके हैं कि CH3CH2X और +OH अगर अटैक करता है, किस साइड से? बैक साइड से अटैक करेगा।
OH अगर अटैक करेगा CH3CH2X के साथ में, तो हमारा यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों कि OH यहाँ पर अटैक करके क्या बना लेगा, CH3CH2OH बना लेगा और हैलाइड आयन हमारा बाहर निकल जाता है। हमने पढ़ा होगा, ये SN2 रिएक्शन पढ़ी है दोस्तों। ओके, चाहो तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमारी वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं पहले, तो आप वहाँ से SN1 SN2 का पूरा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जो हेलोजन को हैलाइड आयन के रूप में निकालेगा और अल्कोहल बना लेगा। अंडरस्टूड। यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन बनाएगा तो एल्कीन बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल बनाएगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। और इसके पीछे दोस्तों यही रीज़न था कि एक तो रीज़न ये हो गया और दूसरा रीज़न ये हो गया। इसके ये रीजंस हैं जिसके कारण अल्कोहलिक के साथ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा और एक्वस KOH के साथ अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट होता है। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। हाँ, बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन क्या कहता है कि ये कहता है कि C6H5CHCl and C6H5 is more hydrolyzed with aqueous KOH as compared to C6H5 CH2Cl। रीजन बताना है दोस्तों, एकदम मस्त रीजन, एक लाइन का आंसर है दोस्तों इसका, एक लाइन का आंसर। तो हमने ये देखना है कि C6H5 CHCl और C6H5 है, यहाँ पर C6H5 CH2Cl है। जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये ज़्यादा जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा एक्वस KOH के, इसके कंपेयर में। क्यों? इसके पीछे दोस्तों एक ही कॉन्सेप्ट आता है, सिंपल है, कि अगर कैटायंस की, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो वो उतना ही जल्दी क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। कहेंगे कि उतनी जल्दी क्या होगा, हाइड्रोलाइज होने की पावर भी बढ़ेगी। एक लाइन आंसर, यही आंसर हो गया। देख, अब कहेंगे कैसे हो गया, तो देखेंगे अभी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो हाइड्रोलाइज होने की पावर भी बढ़ेगी। टर्म देखा जाए, टर्चरी ज़्यादा है, क्या होता है, का स्टेबिलिटी होती है, सेकेंडरी की कम होती है, प्राइमरी की और भी कम होती है। तो हाइड्रोलाइज भी कहेंगे कि टर्चरी सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी उससे कम होगा और प्राइमरी सबसे कम हाइड्रोलाइज होगा। बात करते हैं दोनों कंपाउंड की, इसकी और इसकी। अगर इसको कंपाउंड देखा जाए तो C6H5 CHCl C6H5, सेकेंड हो गया C6H5 CH2Cl। चलो जी, बात करते हैं, यहाँ से हेलोजन निकाल दो, क्योंकि कार्बोकैटायन तभी बनेगा जब हेलोजन निकलेगा। तो हेलोजन पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, C6H5C, ये हो गया Cl, C6H5, यहाँ पर हो गया C6H5CH2, ये हो गया Cl। चलो जी, अगर हेलोजन ये निकल गया, चला गया हेलोजन, यहाँ से निकल के बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद हेलोजन चला गया। जब हेलोजन चला गया तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी ऐसे, ये वाला हेलोजन भी यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन टूटा अपना लेके चला गया, तो कंपाउंड क्या बनेगा, C6H5CH+, और ये बनेगा C6H5। इसमें क्या बनेगा, C6H5CH2+ बनेगा। देख लो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर सिंपली पता है कि क्या, कि अगर सिंपल C ये रह जाता है, देखते हैं C ये है तो ये प्लस है, ये CH ये है, ये प्लस है, और ये क्या है, CH2 ये प्लस है। तो ये वाला क्या कहलाएगा, सबसे छोटा ग्रुप। मैंने कई बार भी बताया, पहले भी बताया है, अगर किसी कंपाउंड में सबसे छोटा ग्रुप
कार्बोकैटायन की बात कर रहा है, सबसे छोटा CH2 है तो ये प्राइमरी है, CH अगर है तो सेकेंडरी है, और अगर अकेला C है तो वो टर्चरी है। ये मैं दोस्तों पहले बता चुका हूँ, चाहो तो आप हमारे पहले वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को वहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा। हमने बायोमोलिक्यूल्स, एमाइंस, वेमाइंस, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, फिनोल, इतर सब कुछ टोटल आप लोगों को एक्सरसाइज वहाँ मिल जाएंगी, सारे हमारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। ये दोस्तों हमारा ऑल इन वन आके आता है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस पर। अब हम कहेंगे ये कैसा कार्बोकैटायन है, CH है तो सेकेंडरी हो गया ना, ये क्या है CH2 है तो ये प्राइमरी हो गया। क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, नाउ कम बैक टू द पवेलियन। क्वेश्चन पर आते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना हाइड्रोलाइज ज़्यादा होगा। तो बात करेंगे कि सेकेंडरी ज़्यादा है या प्राइमरी ज़्यादा है, तो कहेंगे कि सेकेंडरी ज़्यादा है, प्राइमरी कम है। स्टेबिलिटी सेकेंडरी की ज़्यादा है, प्राइमरी की कम है, तो इसी वजह से जब स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये हाइड्रोलाइज भी जल्दी ही होगा। क्या होगा, हाइड्रोलाइज भी जल्दी ही होगा। समझ लो, क्वेश्चन भी यही बोला गया था कि ये जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है एक्वस के वजह से, ये इसके कंपेयर में। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है जो कि स्टेबलाइज कर रहा है दो ग्रुप से, दो किसके, फिनाइल ग्रुप से, जबकि इसकी स्टेबिलिटी कम है क्योंकि इसको स्टेबलाइज सिर्फ एक ही ग्रुप कर रहा है। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, प्राइमरी की कम होगी, और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वो हाइड्रोलाइज भी जल्दी होता है, तेज होता है। तो दोस्तों आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए, ओके। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का हम इतना सा ही साथ चाहते हैं, इतना ही सपोर्ट चाहते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और आपको जो चाहे टॉपिक जैसा चाहिए दोस्तों आप हमें जरूर बताइएगा। 9, 10 से कोई सा भी साइंस से कोई सा भी टॉपिक जो आपको चाहिए वो हम देंगे। 11, 12 से केमिस्ट्री का आपको जो टॉपिक चाहिए, जो भी चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा दोस्तों, ओके। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों आज का 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ओके। 20 क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्रोडक्ट formed as a result of SN2 mechanism has the inverted configuration as compared to the reactant Y। देखते हैं दोस्तों क्या है ये, ओके। क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझना, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म हैज द इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। यस दोस्तों समझ में आ गया होगा कि SN2 का पहले समझ लो, SN2 में क्या है कि OH अटैक करता है और CH3X होता है, और यहाँ पर आके CH3OH बन जाता है और X बाहर निकल जाता है। ये क्या है, SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या है, OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये निकल जाता है। तो ये कहा गया है कि अगर हम इसको सही से लिखें तो C ये हो गया H H H और ये हो गया जी X, यहाँ पर आ जाता है C, इधर हो गया H H H और इधर आ गया हमारा OH और ये प्लस हो गया X माइनस। क्वेश्चन यही कहता है क्या कि ये प्रोडक्ट बन रहा है SN2 से, SN2 मैकेनिज्म से, तो उसमें क्या होता है, इनवर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहले तो इधर था, अब क्या हो गया, इधर हो गया, इनवर्ट पूरा बदल गया, ठीक है नहीं, किसके, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। इससे और इससे देख रहे हैं तो इसका इधर था, अब ये किधर, इधर है, ये इधर था, अब ये इधर हो गया। क्यों होता है, ऐसा रीज़न क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे रीज़न यही है
कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से? यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक नहीं करेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? इन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। जैसे OH हमने कहा गया यहाँ से अटैक करेगा तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, ये पलट जाता है दूसरे साइड को। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स होते हैं। क्या? बिकॉज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स, ओके, ऑप्टिकली एक्टिव, so that their configuration, so their inversion of configuration takes place। और एक बात अगर इससे पहले एक और जोड़ी जाए तो क्या लिखेंगे? यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट में लिखो OH माइनस अटैक ऑन द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द अपोजिट साइड्स। क्लियर? हमने कहा गया कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इस पर जो अटैक करेगा वो बैक साइड से अटैक करता है, अपोजिट साइड से अटैक करता है। जैसे ही अटैक करेगा तो ये उधर कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये दे आर ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड, ये ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स होती हैं जो अपना इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर लेते हैं। इधर से अटैक किया तो इसका ये इधर हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल इधर साइड में जुड़ जाता है। और दोस्तों इसी के पीछे बस यही रीज़न होता है, तभी इसका इन्वर्जन रिएक्टेंट के कंपैरिजन में इसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट इन्वर्ट होता है SN2 रिएक्शन में। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आया तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, शेयर लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों, ओके। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, ओके दोस्तों। तो आज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले, आई होप कि ले लिया होगा, नहीं तो वीडियो को रोक के बैक करके आप ले सकते हो। तो दोस्तों आज आपके लिए एक क्वेश्चन है कि SN1 एंड SN2 के रेस्पेक्ट में हमें क्या बतानी है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। SN1 और SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है हमारा, होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क। और आप हमें क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका क्या देना है? आपको आंसर देना है। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में कार्बोकैटायन की क्या बतानी है? हमको स्टेबिलिटी बतानी है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में आज का आंसर जरूर दीजिएगा, ओके दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। आज का सेशन बस इतना ही था, आगे क्लास में लेके आएंगे अलग से टॉपिक्स, एक मस्त तरीके से नए टॉपिक्स फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।